हेलो। वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल परमा एजु ज्ञान में। मनोविज्ञान की सीरीज़ में यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम सभी ने पढ़ा था मनोविज्ञान क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वह क्लास पसंद आई होगी और सभी ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है ये हमने पढ़ा था, उसमें कुछ बातें बोली गई थी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाता है, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। लास्ट में बिल्कुल हमने क्या पढ़ा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान, जो कि वॉटसन ने बोला था, उससे रिलेट करके पढ़ा। और मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम अभी पढ़ते हैं, मतलब 20वीं शताब्दी में हम किस हिसाब से पढ़ते हैं उसको। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। ये तो बात हो गई मनोविज्ञान की। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। शिक्षा क्या है ये आज पढ़ेंगे और इसको रिलेट करेंगे मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों में संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो पढ़ते हैं शिक्षा क्या है। आप सोचिए खुद, शिक्षा है क्या। शिक्षा जहाँ से हमको ज्ञान अर्जित होता है, हमारी लर्निंग होती है, हम सीखते हैं। शिक्षा को हम बोलते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को लेकर आज भी एक मत नहीं है। शिक्षा को लेकर जैसे ही बात बोली जाती है कि शिक्षा, तो शिक्षा को लेकर सभी लोग यही सोचते हैं और कहते भी हैं क्या, कि जो स्कूल में पठन पाठन होता है, जो कॉलेजेस में पठन पाठन होता है, उसको ही शिक्षा बोला जाता है। कि हमको सिर्फ ज्ञान का अर्जन स्कूल और कॉलेजेस से ही होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। स्कूल में पठन पाठन को वास्तविक रूप माना जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लर्निंग क्या है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो हम हमेशा सीखते हैं। बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक लर्निंग ही होती है। शिक्षा से ही हमारी लर्निंग होती है। तो सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा दी गई है। क्या शिक्षा क्या है? ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा से ही हमारे अंदर ज्ञान आता है, शिक्षा से ही हमारे अंदर उचित आचरण आते हैं, शिक्षा से ही हमारे अंदर तकनीकी दक्षता, विद्या आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया आती है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही आती है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों? शिक्षा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक वातावरण में अनुकूलन करने में सहायता करती है। क्या? शिक्षा एक हमको विशेष योग देती है और हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। हमें व्यक्तियों के साथ उठने बैठने की समझ प्रदान करती है। व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है जिसके द्वारा हमारा समाज में योगदान होता है। उस योगदान के द्वारा हमारे समाज का कल्याण होता है। तो रूप कहाँ से आता है? वो शिक्षा के द्वारा ही आता है। तो शिक्षा से आप ये सीखते हैं कि शिक्षा आया कहाँ से। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा आया कहाँ से। तो शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से आया है और शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। यह डायरेक्टली प्रश्न ऐसा रीट में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश टीईटी में भी पूछा गया है। क्या? शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। ये प्रश्न डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको एजुकेशन बोलते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। एजुकेशन जो कि लैटिन वर्ड्स हैं एडुकेयर और एडुसेयर, ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, वहाँ से आया हुआ है। एजुकेशन, एडुकेयर जिसका मीन्स होता है टू ट्रेन, मतलब मार्गदर्शन देना, और एडुशेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, बाहर लाना। बाहर लाना मतलब ज्ञान को बाहर लाना। किसके द्वारा? मार्गदर्शन के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आप पूछा ही गया है क्या, कि ये कैसे शब्द हैं,
कहाँ के शब्द हैं, तो लैटिन वर्ड्स है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन देना। एडुसेयर का मतलब क्या होता है, बाहर लाना। ठीक है, कुछ बातें बोली गई हैं शिक्षा को लेकर, इसको देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल है, शिक्षा के द्वारा ही हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं और हमारे जो व्यक्तित्व में विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा को अभी जो है व्यावसायिक रूप दे दिया गया है, आप कुछ समझ पा रहे होंगे। शिक्षा पहले गुरुकुल में होती थी, अभी कॉलेजेस में होती है, स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेजेस में होती है। तो शिक्षा को एक व्यवसायीकरण कर दिया गया है। शिक्षा से आप समझ पा रहे हैं शिक्षा से कैसे आपके निजी लाइफ में आप देखते होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी शायद ऐसा देखा भी हो कि कोई रिक्शे वाला है और उससे कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है उससे, क्या वह व्यक्ति शिक्षित है? नहीं, उसको यही नहीं पता है कि किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है। आप खुद को अगर शिक्षित बताते हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे सामने कैसा व्यक्ति है और हम उसको किस तरह से उससे बात करें। शिक्षा का मतलब यही है कि आपके साथ जो बैठा हुआ है उसके अंदर यह फील ना आ पाए कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं या उसकी उपहास कर रहे हैं। और ये सब आता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही आता है। दूसरी बिंदु में यही बात बताई गई है कि यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। आवश्यक ज्ञान और कौशल भी आएगा कहाँ से? यह भी शिक्षा के द्वारा ही आएगा। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करी गई है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं, अभी तो हमने शिक्षा को पढ़ लिया, शिक्षा क्या है, अब हम उसके प्रयोग को देखते हैं। मोटे तौर पे दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, एक व्यापक रूप में, एक संकुचित रूप में। अगर हम व्यापक रूप में पढ़ेंगे तो यह अनौपचारिक शिक्षा में आता है, और संकुचित रूप में पढ़ेंगे तो औपचारिक रूप में आएगा। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। अभी मैंने आपसे बताया था कि शिक्षा क्या जीवन प्रयत्न चलती है, वही है सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हम कहीं से भी सीखते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्रदान करता है, वह करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार भी प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। अब आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर दिया गया है, टेलीविज़न दिया गया है, मैगज़ीन दिया गया है, मोबाइल दिया गया है। ये सारी चीज़ें क्या है? शिक्षा का ही माध्यम है, मगर अनौपचारिक रूप से। हम यहाँ से क्या करते हैं? सीखते ही तो हैं, विभिन्न समूहों से सीखते हैं। जब हम ग्रुप में बैठते हैं, सभी के साथ बैठते हैं, वहाँ से भी हमारी लर्निंग होती है, किताब से भी लर्निंग होती है, उत्सवों से भी लर्निंग होती है, पत्र पत्रिकाओं से भी होती है, रेडियो से भी होती है, टेलीविज़न से भी होती है। मगर ये सभी कैसे हैं? अनौपचारिक रूप। प्रश्न यह भी आता है कि अनौपचारिक रूप से हम कहाँ से सीखते हैं? तो इन सारी चीज़ों से सीखते हैं। क्या? समूहों से, उत्सवों से, पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो, टेलीविज़न आदि से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आपके जो नोट्स हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। अनौपचारिक रूप से हम कैसे सीखते हैं? तो इन चीज़ों से सीखते हैं। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। मैंने आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर किए, अगर मैं ये आपसे बोल भी रहा हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाते रहिए और लिखते रहिए ये पॉइंट्स। प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो व्यापक रूप में हमने पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ते हैं संकुचित अर्थ में। शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान, आप समझिएगा इसको बड़े बारीकी से, कि शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान
विद्यालय महाविद्यालय में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सौउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है, जो कि कहाँ से होता है? स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एकेडमी जो आपके इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रहेंगे तो एक समय तक ही, ऐसा थोड़ी है कि आप पूरे जीवन भर कॉलेज में ही पढ़ेंगे। एक क्लास को आप 4 बार पढ़ सकते हैं, मगर पूरे स्कूल को तो नहीं पढ़ सकते। 4 बार का मतलब ये है कि फेल हो जाते हैं लोग तब उसको पढ़ते हैं। तो एक निश्चित समय तक और निश्चित स्थान पर जब हम पढ़ते हैं तो वो संकुचित अर्थ में आ जाती है और औपचारिक रूप से आ जाती है। पढ़ लिया संकुचित अर्थ में और व्यापक रूप में पढ़ लिया। अब प्राचीन काल में भारतीय मनुष्यों ने शिक्षा को सविद्या या विमुक्ति कहकर इसका लक्ष्य निर्धारित किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय मनुष्यों ने, मनुष्यों का मतलब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, मनुष्यों का मतलब होता है जानकार व्यक्ति, विद्वान इसको कहते हैं। तो भारतीय मनुष्यों, मनीषी इसको बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं विद्वान। उन्होंने शिक्षा को सविद्या या विमुक्ति विमुक्त कहकर संबोधित किया या लक्ष्य निर्धारित किया था शिक्षा का। यह प्रश्न डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया है कि सविद्या या विमुक्त कहकर क्या निर्धारित किया गया? शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और एक बहुत ही अहम बात, इसको ही मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। किसको? ज्ञान का। यह बात संस्कृत में ये श्लोक पूछा गया है, रीट में ही पूछा गया। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। किसको मनुष्य का तीसरा नेत्र बोला गया? तो ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बोला गया है। क्लियर हो गया? ठीक है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास माना है, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया माना है। अब यह प्रश्न भी आया हुआ है कि सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है? सर्वांगीण विकास में आता है शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क। अब यह प्रश्न आएगा कि सर्वांगीण विकास में क्या है? वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, शरीर, आत्मा, मस्तिष्क और लास्ट में दिया इनमें से कोई नहीं, या ABC करके कोई ऑप्शन दे दिया। तो सर्वांगीण विकास में शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क की प्रक्रिया आ जाता है। बोला किसने है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने शिक्षा को किस विकास की प्रक्रिया माना है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से सर्वांगीण भी होगा, तो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया माना है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। शिक्षा पर कुछ और विद्वानों के विचार हैं। सबसे पहले गांधी जी का ही हो गया, जो कि अभी हमने बात करी। उन्होंने इस तरह से भी बोला कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। बात किसने बोली? महात्मा गांधी ने बोली। याद रखिएगा, दोबारा से इसको पढ़िए। फिर दूसरा पॉइंट है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। याद रखिएगा, ये बात किसने बोली? स्वामी विवेकानंद जी ने बोली है। उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य के तरफ लगे रहो जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये बात भी विवेकानंद जी ने ही बोली। तो इन्होंने क्या बोला? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा। किसने बोली? स्वामी विवेकानंद ने बोली। अब ये सारी चीज़ें आती हैं आपके मनोविज्ञान के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नोट्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। शिक्षा को ही हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। अंतः शक्तियाँ मतलब हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसको बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। मतलब शिक्षा का अर्थ यही है, हमारी जो आंतरिक एनर्जीज हैं, हमारा जो इंटरनल नॉलेज है हमारी, उसको हम बाहरी नॉलेज के साथ कैसे उसका संयोग स्थापित कर पाते हैं, यही शिक्षा है। यह बात किसने बोली? हर्बर्ट स्पेंसर ने बोली। एक साहब और हैं, राधा कृष्णन जी। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है। तो यह बात आप याद रखिएगा। किसने यह बात बोली कि शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए और कार्य को किए बिना शिक्षा क्या अनुर्वर और अपूर्ण है? किसने बोली? राधा कृष्णन जी ने बोली। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। यहाँ पे आ गया शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान।
अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। को यहीं पे फिर से क्लियर कर दूं, हम लोग यहाँ पे मनोविज्ञान जो पढ़ेंगे और सिर्फ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं जिसमें कि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम उस अपने टॉपिक्स की तरफ पहुँचेंगे। अभी हमने सिर्फ मनोविज्ञान क्लियर किया, आप शिक्षा क्लियर कर रहे हैं, फिर शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध के विषय में क्लियर करेंगे और हम पूरा का पूरा एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे। आप जो भी सारी वीडियोज़ होगी, क्लियर है? बिल्कुल भी आप इधर से उधर मत जाइएगा, दिमाग को सही दिशा में ही रख के पढ़िएगा। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। याद रखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव व्यवहार को बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ठीक है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान से ही प्रभावित किया गया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा सुचारू रूप से चल नहीं सकती। शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत ही अहम रोल है। बिना इसके ये सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसीलिए मनोविज्ञान का जुड़ाव जो है वो शिक्षा के साथ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा दी गई हैं, कुछ लोगों ने दी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? स्किनर ने बोला, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। ये बात किसने बोली? स्किनर ने बोली। इसको याद ही करना है आपको। क्रो एंड क्रो, जेम्स टेवर के अनुसार दो परिभाषा दी गई। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला शिक्षा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह प्रश्न डायरेक्टली क्रो एंड क्रो से कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया किसने यह परिभाषा दी है? तो क्रो एंड क्रो ने दी है। जेम्स टेवर ने क्या बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जेम्स टेवर ने बोला है। एलिस क्रो के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एलिस क्रो ने यह परिभाषा दी। परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध क्या है। मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध क्या है? पहली चीज, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। इसको पढ़िए पहले। मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, यह भी मनोविज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह मनोविज्ञान ही है जहाँ से यह प्रश्न आते हैं कि यह कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा। तो ये इस जो मैंने यहाँ पे इमेज भी इसलिए रिलेट कर दिया, आप उसको समझ में। जैसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई। इसका मतलब भी यही है, ये सब मनोवैज्ञानिक आधार ही है। और ये सब क्या है? शिक्षा के उद्देश्य ही है। कोई भी चीज़ कब हुई, शिक्षा का उद्देश्य है, मगर आधार क्या होगा? मनोवैज्ञानिक आधार ही होगा। क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक आधार पे या मनोविज्ञान के द्वारा ही उन चीज़ों को ज्ञात कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो होगी तो शिक्षा, मगर आधार क्या होगा? मनोवैज्ञानिक आधार ही होगा। तो मनोविज्ञान का है शिक्षा के उद्देश्य के साथ भी मनोविज्ञान का जुड़ाव है। पहली बात हो गई मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य, उसमें हमारा मनोविज्ञान रहता है। दूसरी बात है मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, इसमें दिया गया मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। इसलिए विद्यालयों में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है।
क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वह मनोवैज्ञानिक तौर पे ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, उनको अगर बड़े बच्चों की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो समझ तो आएंगी नहीं। इसीलिए उनकी जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक आधार पे ही होते हैं। छोटे बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, खेल कूद कराए जाते हैं। बीच बीच में खेल कूद क्यों कराए जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक संतुलित प्रक्रिया में चलता रहे, संतुलित क्रिया करता रहे। तो ये क्या है? पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है उसके भी मनोवैज्ञानिक कारण ही होते हैं। ऐसे ही नहीं किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित कर लिया जाता है, तो उसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। तीसरी बात, मनोविज्ञान तथा पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकें भी निर्धारित करना, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न ही होता है, मनोवैज्ञानिक कारण ही होता है। क्यों? जो भी पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करी जाती हैं बालक की रुचियों के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ, उनकी आयु तथा मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही की जाती हैं, और करना भी चाहिए। ये नहीं कक्षा 1 के बच्चों की आप कक्षा 10 की किताबें पढ़ा रहे हैं। नहीं, उनको अगर अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाएंगे तो अल्फ़ाबेट ही पढ़ेंगे। एक सुचारू ढंग से प्रक्रिया चलती है। पहले आप अल्फ़ाबेट ही सिखाएंगे बच्चों को, ना कि आप उनको शब्द बनाना सिखा देंगे। एप्पल नहीं, ए से ही सिखाते हैं, ए बी सी डी इस तरह से। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके भी मनोवैज्ञानिक आयाम ही हैं। चौथी बात, मनोविज्ञान तथा समय सारणी। आपने देखा होगा समय सारणी बनाई जाती है, उसके भी मनोवैज्ञानिक आयाम ही। यहाँ पे एक मैंने आपको इमेज दी है, ऐसे बहुत सारे टाइम टेबल्स हैं, आपके पूरे स्कूल का कैरिकुलम होता है, वो सब क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार पे ही बनाए जाते हैं। तो शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर ही किया जाना है। समय सारणी बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है वो प्रेजेंट, जो वर्तमान में हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो पूर्व ज्ञान के आधार पर आप उससे फाइट कर पाएँ, मतलब वहाँ से निकल पाएँ या वहाँ से कुछ लर्निंग ले पाएँ। तो उसके भी मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। हमारे जो स्कूल के टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, जो समय सारणी बनाई जाती हैं, उन सभी के मनोवैज्ञानिक आधार ही होते हैं। बार बार इस चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक आधार। क्यों? क्योंकि हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ संबंध करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यह शब्द आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया है, मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियाँ। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग जिसे बोलते हैं। स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो पर्यटन, चलचित्र आदि में शिक्षण विधियों में स्थान दिया जाता है। क्या? बच्चों को सिखाया जाता है खुद करके सीखने में, ग्रुप्स में सीखते हैं बच्चे, रेडियो से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं। ये देखिए, ये सब क्या है? लर्निंग ही है। इन सभी के मनोवैज्ञानिक आयाम ही हैं। चाहे कॉलेज हो, चाहे आपका स्कूल हो, एकेडमिक हो, वहाँ पे मनोवैज्ञानिक आधार के द्वारा ही सारी चीज़ें वहाँ पे वो एडजस्ट की गई हैं, रिलेट करी गई हैं। मनोविज्ञान तथा अनुशासन। मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को अनुशासन के लिए एक अच्छा आधार माना जाता है। क्यों? अनुशासन के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके द्वारा क्या है? प्रशंसा और प्रेम की भी प्राप्ति होती है। ये सब रिलेट करते हैं किससे? मनोविज्ञान से। और अनुशासन कहाँ से आता है? शिक्षा से। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है ही है, हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सातवें पॉइंट पे, मनोविज्ञान तथा अनुसंधान। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए हैं। इनका प्रयोग करने से बालक कम समय में और अधिक अच्छी प्रक्रिया से सीख सकता है। ये मनोवैज्ञानिक आयाम ही तो है। अनुसंधान में क्या होता है? सब मनोवैज्ञानिक आयाम ही होता है, जहाँ से वो चीज़ें सीखता है। बहुत बड़ी बड़ी टिपिकल चीज़ें हम छोटे छोटे क्रंचेस में सीख लेते हैं। सब क्या है? अनुसंधान, खोज के द्वारा ही तो आए हैं। अच्छे नियम कम समय में हम सीख लेते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस भी देख पा रहे होंगे। आज के इस जटिल दुनिया में हम लोग बहुत सी टिपिकल चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जब हम ये मोबाइल भी चला रहे हैं या फ़ोन भी चलाते हैं, आपका कंप्यूटर वगैरह,
बहुत सारे उसमें प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, मगर क्या है, उसको आप ऐसे ही चलाते रहते हैं। उसके पीछे की विधि बहुत ही कठिन होती है। मनोवैज्ञानिक तरह से ही उनको भी डिज़ाइन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, सारी चीज़ें वहाँ से रिलेट ही करी गई हैं। ठीक है। 8वां पॉइंट है मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं। मनोविज्ञान द्वारा बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसी नई विधियों का मूल्यांकन के लिए चयनित किया गया है। परीक्षाएं भी हमारे एक मनोवैज्ञानिक आधार पे ही उसको रिलेट की गई हैं। क्यों? एक एज ग्रुप के साथ ही आप उस बच्चे को परीक्षा दिलवाएंगे। कक्षा 5 का बालक है, उस कक्षा 8 की परीक्षा नहीं दिलवाएंगे। क्यों? उसकी बुद्धि कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या हुआ उसके लिए उचित है उस तरह की परीक्षाएं दिलाना? नहीं। इस तरह से आप जो परीक्षाएं भी कराई जाती हैं, वहाँ पे भी पूरा मनोवैज्ञानिक आधार पे ही सारी चीज़ें सुसंगठित वे में कराई जाती हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है मनोविज्ञान तथा अध्यापक। शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। बालक तथा शिक्षक का संबंध। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है कि शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध कैसे होते हैं। तो पहला संबंध बालक तथा शिक्षक का संबंध होता है। दूसरा बालक और समाज का संबंध होता है। तीसरा बालक और विषय का संबंध होता है। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो। अब इस प्रश्न को और इस पॉइंट को बहुत बारीकी से आप याद रखिएगा। क्या शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध कैसे हैं? बालक तथा शिक्षक का संबंध है, बालक और समाज का संबंध है, बालक और विषय का संबंध है। ठीक है। यहाँ पे बोला भी गया शिक्षा में सफलता कब मिलती है? जब इन तीनों का संबंध उचित होता है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस भी हैं। शिक्षक और बालक, बालक और समाज, बालक और विषय। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। अब आप इसको भली भांति समझ पाएंगे कि प्रीवियस क्लास में मनोविज्ञान और अभी शिक्षा। मनोविज्ञान क्या है यह आपने पढ़ा, और शिक्षा क्या है यह भी आपने पढ़ा। शिक्षा हमको हमारे समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ, लोगों से अनुकूलन करना सिखाती है। हमारे वातावरण में हमको अच्छे तरह से रहने को सिखाती है। हमारे समाज का कल्याण करने में मदद करती है। वह क्या है? वह शिक्षा ही है। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा को ही मनोविज्ञान के साथ रिलेट किया गया। दोनों में संबंध स्थापित किए गए कि मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध क्या है। यह भी हमने आप आज पढ़ लिया कि मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध क्या है। सबसे पहले पॉइंट में यहीं पे क्लियर किया था शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध क्या है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध। आगे की जो क्लासेस होंगी यहाँ से और विस्तारित वे में चलेंगी, और हम धीरे धीरे पूरा मनोविज्ञान जो कि आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में होगा, बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगी वो आपके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन साइकोलॉजी के बेसिस पे ही चलेंगी, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में ही चलेंगे, इससे अलग नहीं जाएंगे जो इसके क्लासेस। तो अभी ये 2 क्लासेस आपको लग रहा होगा ये किस ओर जा रही हैं, तो ये बिल्कुल सटीक दिशा में चल रही हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, आगे वाली क्लासेस आएंगे उसमें समझ पाएंगे। 2 क्लासेस हो गई हैं, 2 क्लासेस का अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा। मैं आज शाम या नेक्स्ट में आप इन दोनों क्लासेस के MCQs दूंगा। नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। इन 2 क्लासेस से ही वो MCQs होंगे। इस तरह से जब क्लास ख़त्म हुआ करेगी, उस क्लास के बाद ही तुरंत मैं आपको MCQs भी दिया करूँगा उस क्लासेस के, जिससे कि उस क्लास को आप पढ़ेंगे और उसका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा मुझे इसमें और क्या बदलाव करना है। और आपके जो भी सहयोगी हैं, आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जो भी किसी भी तरह के शिक्षक भर्ती या आपके UP टेट CTET किसी भी राज्य के टेट CTET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, B.Ed BTC रीट या जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस क्लासेस को पहुंचाएं। थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा
और अच्छी तरह से इस क्लास को बनाने के लिए। ठीक है।